हाँ मित्रों, फिर से मैं हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो रेलवे न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो वीडियो रेगुलर मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जो रुक्मिणी की तरफ से किताब है उसका जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, रेलवे न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय शशांक सर, तो उसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। 60 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आज से 61 नंबर प्रश्न से हम लोग डील आउट करेंगे। देखिए 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। तो पहले देख लीजिए विलयन किसको कहते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि एक बर्तन है, ध्यान दीजिएगा, ये बर्तन है आपका, और इस बर्तन में हमने लिक्विड डाला है या जल डाला है। तो जल डाल दीजिए और ये देखिए इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। नमक का जो द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा, नमक का द्रव्यमान क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 ग्राम नमक आप डाल रहे हैं, और जल का जो द्रव्यमान है वो कह रहा है 520 ग्राम डाल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जल में जब नमक मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब किसी विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ विलयन कहलाता है। और विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असंतृप्त विलयन, जिसमें समान ताप और दाब पर और अधिक विलायक पदार्थ घुलाए जा सकते हैं, और अधिक विलय पदार्थ घुलाए जा सकते हैं। इसको बोलते हैं आपको असंतृप्त विलयन। समान ताप और दाब पर यदि किसी विलयन में आपको और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलाया जा सकता है तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। यदि ताप और दाब में परिवर्तन करा दिया जाए तो आपको स्वतः ही उस विलयन में कुछ ना कुछ पदार्थ घुल जाएगा। तो एक ऐसा स्थिति आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब उस विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलाया जा सकता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ध्यान में रखना है। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको निकालना है क्या? द्रव्यमान सांद्रता निकालना है। तो आसान है। द्रव्यमान सांद्रता बराबर क्या होता है कि विलय की मात्रा, द्रव्यमान मान लेते हैं, इसको A कर लीजिए, इसको B कर लेते हैं। तो आपको द्रव्यमान सांद्रता आपको निकालना है, द्रव्यमान सांद्रता का प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो विलय की मात्रा, मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन की कुल मात्रा। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, और विलयन की कुल मात्रा मान लीजिए A प्लस क्या हो जाएगा, WA प्लस WB यहां लिख रहे हैं। देखिए तो यानी विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलयन में क्या क्या आ रहा है? एक तो विलय आ रहा है, दूसरा विलायक आ रहा है, तो गुना 100 कर दीजिए। और ये देखिए आपको पता है इसका द्रव्यमान दिया हुआ 45 ग्राम बटे आपको दिया हुआ 520 प्लस आपका 45 कर दीजिए, यानी गुना 100 करिए। तो देखिए 45 अपॉन 565 हो गया गुना 100। तो ये निकल के आ जाएगा आपको 7.96%। कितना आ जाएगा? 7.96% आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन क्या हुआ कि विलय को जब विलायक में घुलाया जाता है तो ऐसे पदार्थ को विलयन कहते हैं। और विलयन मैंने आपको 3 प्रकार का बताया। कौन कौन? तो एक बताया संतृप्त अति असंतृप्त विलयन, दूसरा मैंने आपको विलयन का बताया संतृप्त विलयन, और तीसरा बताया अति संतृप्त विलयन। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं। और जब भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो विलय की मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा गुना 100 कर लेंगे। तो ये ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकल जाएगा। किसका? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। तो शायद 61 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि 1 केजी वस्तु, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 केजी वस्तु को हम कहां रखे हुए हैं? तो 1 केजी वस्तु की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तो जितनी ऊंचाई पर वो स्थित होता है, तो ऊंचाई के कारण वस्तु में जो आपको ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए आपको पता है कि क्या गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य, गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य यही होता है आपको
अस्थैतिज ऊर्जा या गुरुत्वीय विभव ऊर्जा भी करते हैं इसको, अस्थैतिज ऊर्जा होता है। और देखिए अस्थैतिज ऊर्जा क्या होता है, तो F डॉट एस होता है। तो ये देखिए m द्रव्यमान की वस्तु है, तो नीचे की ओर जो बल लगेगा उसका मान क्या हो जाएगा, mg होगा। क्या होगा, mg होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, mg होगा। तो F डॉट एस हो गया, और ये देखिए mg, ठीक है, इंटू h हो जाता है, mg इंटू क्या करते हैं, h कर लेते हैं। ध्यान दीजिए mgh, ये हो गया आपको गुरुत्वीय विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यदि, ठीक है, यदि गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किया जाए, ऊपर ले जा रहे हैं, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किया जाए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह माइनस mgh होगा। क्या हो जाएगा, माइनस mgh। अगर, ठीक है, नीचे से ऊपर ले गए हैं, अगर ऊपर से नीचे ले जाएंगे, तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा जो होता है वह धनात्मक होता है। तो यहाँ चूंकि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस m का वैल्यू 1 kg है। यहाँ देखिए गुना g का वैल्यू 9.8 गुना ऊंचाई 10 हो गया, तो माइनस 9.8 हो गया। तो 98, इसको गुना कर देते हैं, 98 माइनस 98 जूल होता है। तो ध्यान में रखना है कि गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य धनात्मक होता है, और ठीक है वह गुरुत्वीय अस्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, और उसको बोलते हैं क्या, mgh बोलेंगे। और गुरुत्व के विरुद्ध अगर कार्य करेंगे तो माइनस mgh होगा, और ये हो जाएगा Pe बराबर, ठीक है, माइनस mgh। गुरुत्व के विरुद्ध अगर कार्य करेंगे, गुरुत्व के अधीन करेंगे तो प्लस mgh होगा। तो ध्यान में रखना है। और देखिए यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको अस्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है आपको अस्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। और अस्थितिज ऊर्जा के विषय में जब भी बात करते हैं तो वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण, रूप के कारण, स्वरूप के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा की मात्रा को ही ठीक अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अस्थितिज, देखिए तने हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होगी, अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आपको घड़ी की चाबी में अस्थितिज ऊर्जा। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए चलते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है 63 नंबर का प्रश्न, 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसका उत्पादन 500 जूल है। ठीक है, तो आपको निकालना, क्या निकालना है, तो हमको निकालना है, आपका क्या निकालना है, तो निकालना है दक्षता। तो अब देखिए दक्षता क्या होता है। ये देखिए ये एक कार है, मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ये मान लेते ये कार है, कार मूव कर रहा है, तो कार में हमने क्या दिया, इनपुट दिया, इनपुट, और ये बाहर निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, आउटपुट। तो दक्षता क्या होता है जरा देख लीजिए। ठीक है, कार में हमने क्या दिया है, इनपुट दिया है, और ये बाहर निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, तो आउटपुट। ये कार है आपकी, ठीक है, इसको हमने इनपुट दिया है, क्या दिया है, इनपुट दिया है, और ये बाहर कर रहा है, आउटपुट बाहर निकाल रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये हमने इनपुट इसको दिया है, और ये बाहर निकाल रहा है, क्या, आउटपुट निकाल रहा है। तो दक्षता ईटा बराबर होता है आपका आउटपुट, आउटपुट मतलब लाभकारी कार्य बटे इनपुट होगा। लाभकारी कार्य बटे क्या होगा, आपका जितना इनपुट दे रहे हैं गुना 100 कर दीजिए। तो मित्रों जरा देख लेते हैं आउटपुट जो है कितना है, आउटपुट, तो आउटपुट है 500 जूल, और इनपुट आपने कितना दिया है, 2000 जूल दिया है, गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 25%। तो ध्यान में रखना है कि जितना आपने इनपुट दिया है और जितना आउटपुट बाहर निकल के आ रहा है, तो ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो इनपुट और आउटपुट, तो आपको लाभकारी कार्य बटे दी गई ऊर्जा की कुल मात्रा के अनुपात को ही हम किसी भी इंजन की दक्षता कहते हैं। याद रखना है कि दक्षता जो होता है वो सबसे अधिक आपका डीजल इंजन का होता है। याद रखना है डीजल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। और जब भी हम इंजन की बात करते हैं तो वर्तमान समय में आपको जो इंजन होता है, ध्यान में रखना है कि उष्मागतिकी के नियम पर कार्य करता है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो उष्मागतिकी का 16वां नियम है वो ताप साम्यावस्था का नियम देता है। और उष्मागतिकी का पहला नियम जो है वह मुख्य रूप से, आपको पहला जो नियम है वह मुख्य रूप से उष्मा, किसी वस्तु को या किसी उष्मीय इंजन को दिए गए उष्मा द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसकी गणना करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 63 नंबर प्रश्न हो गया आपका। 64 नंबर पर बात करते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है। चलिए जी देखते हैं, ये बड़ा वाला जी है, छोटा वाला जी नहीं है। चलिए बड़ा वाला जी के विषय में हम लोग जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जी के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है जी, तो ये देखिए जी, जी ये कैपिटल जी है, तो जी देखिए क्या होता है, जी है। तो जी
का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये जो आपका जी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जी आपका है इसका मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ध्यान रखिए, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने निकाला था इसका मान, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। चलिए, तो ये जान लीजिए। और इसका मान जो है हर जगह नियत रहता है, याद रखिए। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर नियत होता है, ये बदलता नहीं है, प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। देखिए, ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक खोजा किसने? खोजा था न्यूटन ने, याद रखिएगा, न्यूटन ने। लेकिन इसका मान किसने दिया? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। इसका मान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? स्थिर रहता है। तो दो तीन बातें जान लीजिए। ठीक है, जी का मान क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने निकाला। इसका मान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। और ठीक है, खोजा था किसने? इसका न्यूटन ने खोजा था। एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपका जो जी है इसका डायमेंशन क्या होता है? तो जी बराबर होता है FR² बटे M1 इंटू M2। तो देखिए, ठीक है, बल जो है वह MLT-2 हो गया इंटू L² अपॉन M² हो गया। तो ये M इनवर्स L³ और T-2 होता है। तो एक तरफ से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, जी का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया। प्रत्येक स्थान पर यह स्थिर रहता है, खोजा था न्यूटन ने। और जी का मान जो होता है, जी का जो डायमेंशन होता है M इनवर्स L³ T-2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात अभी करते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि एक करंट जो है 2 एम्पियर एक रेसिस्टर में मेंटेन किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आपका प्रश्न। कह रहा है कि 2 एम्पियर की जो धारा है वह मेंटेन किया जाता है। ठीक है, किसमें? तो एक रेसिस्टर है, उस रेसिस्टर में हम 2 एम्पियर की धारा को मेंटेन करते हैं। ये देखिए, ये आपका मान लेते हैं ये रेसिस्टर है और ये 12 ओम है, शायद 12 ओम ही है, तो 5 ओम का रेसिस्टर। इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा। और कितने सेकेंड तक? तो टाइम है आपका 1 मिनट है और यह 60 सेकेंड हो गया। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड हो गया। तो देखिए, आवेश निकालना है। तो आपको पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये देखिए, आवेश बटा क्या हुआ? समय हो गया। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां देखिए, तो निकालना क्या है? आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर I इंटू टी। क्या क्या दिया हुआ है? तो आपको विद्युत धारा का मान दिया हुआ है, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय दिया हुआ है। तो अब देखिए, 2 एम्पियर गुना 60 कर लीजिए, यानी 120 कूलम्ब होगा। तो यहां 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है, ये ध्यान में रखिए। फिर देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि आवेश की गणना, ध्यान में रखिए, आवेश का पता लगाने के लिए स्वर्णपत्ती गोल्ड एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है, स्वर्णपत्ती इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जबकि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के परिमाण को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 66 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर से 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आसान प्रश्न है। आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? कि VI होता है। पावर बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर VI। मैं कल भी बार बार डिस्कस कर रहा था आपको, P बराबर V इंटू I। शक्ति बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा। ध्यान में रखिएगा, विभवांतर गुना आपको विद्युत धारा करना है। तो ये देखिए, विभवांतर गुना विद्युत धारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है विभवांतर गुना विद्युत धारा। तो ये देखिए, P बराबर V इंटू I।
तो हमको निकालना क्या है, हमको विद्युत धारा निकालना है। पावर दिया हुआ है तो 1100 वॉट दिया हुआ है, ये देखिए 1100 वॉट पावर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1100 वॉट तो पावर है आपको, फिर क्या है तो 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट कर दीजिए, वोल्ट कर लेते हैं। गुना धारा तो आई कर लीजिए, तो आई बराबर 1100 बटे 220 काट दीजिए, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया और ठीक है, तो 5 से कट गया, तो कर लीजिए 5 एम्पियर, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। आसान प्रश्न है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 67 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक है। तो देखते हैं प्रश्न में, तो एक द्रव्यमान है 10 kg का ब्लॉक है, तो देखिए क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह से बनाएंगे। ये 10 kg का ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा 10 kg, ये मूव कर रहा है, कितना मीटर मूव कर रहा है, तो कह रहा प्रश्न में आपको कि यह जो है, ठीक है, 20 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में आपको यह 20 सेकेंड में यह 2 मीटर पर सेकेंड का वेग धारण कर लेता है। तो आपको क्या निकालना है, तो ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा प्रति सेकेंड ज्ञात करना है, ऊर्जा प्रति सेकेंड ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए मित्रों, ये प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी किया हुआ है। ऊर्जा, औसत ऊर्जा यानी 0 से 2 सेकेंड के अंतराल में औसत ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करना है, पावर बराबर, ठीक है, औसत ऊर्जा प्रति सेकेंड ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क अपॉन टाइम कर लीजिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ठीक है, अपॉन टी। तो कर लीजिए इसको, तो 1/2 m का वैल्यू देखिए कितना है, तो m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू 10 kg है, गुना 2 का स्क्वायर कर लीजिए, बटे आपको 20 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 10 गुना 4 बटे 20 गुना 2, तो 40/40 काट दीजिए 1 वॉट होगा, ठीक है, 1 वॉट होगा। अब कह रहा है कि आपको 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा होगी, तो 1 सेकेंड में अगर इसको हम लोग, ठीक है, इसको पावर को अगर 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड से गुना कर दें तो 1 वॉट, ध्यान दीजिएगा, इसको पावर को हम निकाल लेते हैं 1 सेकेंड करते हैं, तो 1 वॉट इंटू सेकेंड ऊर्जा होगा, क्योंकि तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जब भी ऊर्जा निकालना होगा तो वॉट इंटू सेकेंड होगा। तो इस प्रश्न का आंसर, चूंकि ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, तो 67 का बी नंबर आंसर दीजिए, लेकिन 1 वॉट इंटू सेकेंड कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए 1 वॉट इंटू सेकेंड कर देना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है इसको, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, क्योंकि औसत ऊर्जा जब भी बात करते हैं तो कुल पावर बटा सेकेंड हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना है इसको, कुल पावर गुना सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। देखिए 450 मीटर वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, तो प्रश्न आसान है, तो 1 सेकंड में बन भी जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, तो एक लड़की का द्रव्यमान, भार दिया हुआ है, आपको लड़की का द्रव्यमान मेजर करना है। तो देखिए भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। ध्यान रखना है कि भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो भार W बराबर m इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, तो गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहां देखिए, तो मैंने आपको बताया कि देखिए भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो आपको निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, द्रव्यमान बराबर करेंगे, ठीक है, भार अपॉन जी, और आपको पता है भार दिया हुआ 450 बटे जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। जब इसको निकालेंगे तो 45 पॉइंट, ध्यान में रखिएगा 9, ठीक है, केजी ये निकलेगा, 45.9 केजी, ध्यान में रखिए 45.9 केजी यह प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको 45.9
kg, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भार होता क्या है? तो भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। भार को मापने के लिए हम लोग याद रखना है कि स्प्रिंग बैलेंस यानी कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिए कि भार ही एक ऐसा चीज है जो प्रत्येक स्थान पर बदलता है, लेकिन द्रव्यमान बदलता नहीं है, क्योंकि भार, किसी वस्तु का भार जो होता है वह गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आसान प्रश्न है मित्रों। क्या है का क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, ठीक है, 1 किलो वाट आवर क्या होता है? तो वाट आवर बराबर कितना होगा? तो किलो वाट आवर, जब भी बात करेंगे किलो वाट आवर की बात करेंगे तो 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। या देखिए 3600, ठीक है, 36 पर बिठाइए, आपको 5 जीरो बिठाइए, ठीक है, ये जूल हो गया। यहां किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलो है, किलो का मतलब 10⁻³ गुना वाट, तो वाट ही है, और 1 घंटा को सेकंड में बदल दीजिए, तो सेकंड में बदलते हैं तो 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो 3600 सेकंड कर दीजिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 गुना 10⁻³ वाट इंटू सेकंड को हमने कहा जूल, और ये निकल के आ गया 36 पर 00 फिर 30 जूल आ गया, और इसी को बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। ध्यान में रखिए, BOT कहा जाता है, ठीक है। तो यह ऊर्जा का मात्रक है, और हम लोग जो घरों में विद्युत यूज करते हैं तो उस विद्युत का प्रयोग जो होता है इसी यूनिट में होता है। और याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। आप देखिएगा घर में जो विद्युत धारा आप यूज करते हैं वह BOT वॉट में ही प्रयोग किया जाता है, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है प्रश्न में कि 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की वस्तु पर बल की दिशा में लगाया जाता है। तो याद रखिए, कार्य बराबर, मैंने बार बार आपको बताया है कि कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो कार्य, ध्यान में रखिए, कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में दूरी, बल की दिशा में दूरी का गुणनफल होता है क्या? कार्य होता है। तो देखिए बल आपको इस वस्तु पर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 10 गुना, ठीक है, फिर 5 केजी, ठीक है, 10 गुना बल तो 10 हो गया। बल की दिशा में दूरी कितनी है? तो बल की दिशा में दूरी 2 मीटर है, ठीक है। तो 10 गुना 2 यानी क्या हो गया? 20 जूल हो गया, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 20 जूल कार्य होगा। अब यहां पर थोड़ा सा देख लेना है कि यदि, ठीक है, यदि कार्य की विषय में और भी बात करें तो कार्य W बराबर F.S भी आप लिख सकते हैं, और FS cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, बल और विस्थापन यदि एक दूसरे पर लंबवत हो, याद रखिएगा, बल और विस्थापन एक दूसरे पर अगर लंबवत हो तो कार्य जो है वह 0 होता है। ध्यान में रखना है, कार्य क्या होगा? 0 होता है। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के समानांतर हो, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल हो, ये बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल हो, तो कार्य जो होता है वह महत्तम होता है। याद रखिए, कार्य महत्तम होता है। और बल और विस्थापन, ठीक है, अगर एक दूसरे के विपरीत हो, बल विस्थापन क्या है? S एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक, ठीक है, कार्य ऋणात्मक होगा। और कार्य जो है वह, ध्यान में रखना है कि कार्य जो आपको, कार्य जो है वह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि होता है, और कार्य का जो का जो परिमाण होता है वह बल की दिशा में महत्तम होता है, बल के विपरीत ऋणात्मक होता है। और बल और विस्थापन यदि एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखना है। कार्य महत्तम कब होगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समानांतर होगा। कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या होगा? ठीक है, आपको विपरीत दिशा में होगा। कार्य, ठीक, कार्य 0 कब होगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होगा। ये 3 चीजें ध्यान में आपको रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि F के विपरीत दिशा में बल लगाया है तो दोनों के बीच में कितना कोण होगा? यदि किसी
प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाए, तो देखिए आपको पता होगा कि अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है, तो बल ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक आपको पता है कि ऋणात्मक जब भी होता है तो वह 180 डिग्री पर होता है। सिंपली देखते हैं, ये मान लीजिए कि बल लग रहा है और हमको कह रहा है कि विपरीत होना पड़ेगा, तो ये बल है, इसके विपरीत होना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई बल है, मान लीजिए F1 है और इसके विपरीत होना पड़ रहा है, तो जब भी विपरीत होगा कोई भी बल तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तभी F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत होगा। F1 एवं F2 बराबर लेकिन विपरीत कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बल और दो बल जो है आपस में एक दूसरे के ऋणात्मक कभी भी संभव नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि बल कह रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षण बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कितना कोण होगा, तो देखिए कितना कोण होगा, मैंने बताया ये F1 और F2 है, इसके विपरीत है, तो इसके विपरीत जब भी होगा तो कितना डिग्री पर होगा, 180 डिग्री पर होगा। अब देखिए जरा मेरी बात को समझिएगा, ये कोई वस्तु है, इस पर आप बल लगा रहे हैं, बहुत सारा बल लग रहा है, तो कुल बल जो होता है आपको अगर एक ही दिशा में लग रहा है तो वो आपको अलजेब्रिक सम होता है। अब अगर किसी वस्तु पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो ध्यान में रखना है, विपरीत दिशा में जब भी लगेगा तो वह एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे की गति का विरोध करेगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, जब किसी प्रतिरक्षा बल के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न देखिए क्या होता है। एक पिकोमीटर कितने के बराबर होगा, तो आसान प्रश्न है, पिकोमीटर, ध्यान दीजिएगा, पिकोमीटर आसान प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर होगा। बार बार यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1 टेरामीटर बराबर कितना होता है, तो 1 टेरामीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होगा। और एक, ठीक है, गीगा मीटर बराबर कितना होगा, तो 1 गीगा मीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर होता है। तो ये सब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो एक फर्मी बराबर होता है आपको 10⁻15 मीटर। एक पीटा मीटर बराबर कितना होगा, एक पीटा मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर होता है। तो ये सब आपको बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक पिकोमीटर में कितना, 10⁻12, एक टेरा में कितना, तो 10⁻12 मीटर, और एक नैनो में कितना है, 10⁻⁹ मीटर। एक गीगा में कितना होगा, तो 10⁻9 मीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। आसान प्रश्न है, कह रहा है कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो देखिए भाई लोग, हमको क्या करना है, आपको पता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से, लेकिन बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होगा। और बल का व्यंजक क्या कहता है, बल का व्यंजक कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होगा, तो mv-u/t हो गया। और देखिए ये बल हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, और संवेग का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, mv-u अपॉन क्या हो गया, टी हो गया। तो यहां देखिए कह रहा है कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद वह रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो ये वस्तु चल रही थी कितना से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी प्रारंभिक वेग u आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर है, देखिए प्रारंभिक वेग u बराबर है कितना, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसको हम निगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, 90 × 5/18 कर लीजिए, तो ये आ गया 18×5 = 25 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेक लगाने के बाद वस्तु रुक जाती है तो v बराबर 0। m का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो 800 केजी दिया हुआ है, तो 800 पुट कर देते हैं इसमें, और गुना v का वैल्यू कितना है, तो 0 है, और -25/t कर लीजिए, ठीक है। t का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में बोल रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड कर दीजिए। चलिए 800 × -25/5
काट दीजिए, ये देखिए -4000 न्यूटन। निगेटिव बताता है कि बल, ठीक है, वस्तु के गति का विरोध कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ निगेटिव यह बताता है कि बल जो है वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। वस्तु की गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। एकदम ध्यान में रखना है, जो बल जो है वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है, प्रकाश की गति क्या होगी? तो आसान प्रश्न है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होगा? तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है? तो C/V, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है। तो ये देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, क्या है? भी है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में लिखा है, और ये अपवर्तनांक का वैल्यू 1.5 दिया हुआ प्रश्न में। तो भी निकालना है, तो भी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5 काट दीजिए, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक जो है वह निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो आपका इससे प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर 2-3 बातें और जाननी है। यह अपवर्तनांक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c होता है क्रांतिक कोण का। म्यू ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए क्रांतिक कोण sin c कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या ऐसे समझिए, ठीक है। देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका, जिस माध्यम का या जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। जिस, ठीक है, माध्यम का क्रांतिक कोण जितना आपको कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। उल्टा अगर बात करें तो जिसका क्रांतिक कोण आपको जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए, ठीक है, आपको पता होगा कि माध्यम से टकराकर, किसी माध्यम से टकराकर जब ध्वनि 1/10 सेकंड में पुनः वापस सुनाई देती है तो दो ध्वनि आपस में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और इसी गुण को प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब ध्वनि किसी परावर्तक किसी माध्यम से टकराकर पुनः वापस सुनाई देता है 1/10 सेकंड में, तो दो ध्वनि आपस में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो देखिए ये चला, प्रकाश की किरण चला यहाँ से, तो ये देखिए प्रकाश की किरण आपको चल रहा है, ये मान लेते हैं चला, ध्वनि तरंग चला और ये टकराया इस माध्यम से, पुनः वापस सुनाई दिया। तो ध्वनि की चाल हमने माध्यम में कल बताया था आपको 344 मीटर पर सेकेंड, ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे 332 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि की चाल। तो 344 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए। अब देखिए कि ये दूरी कितना गया? 2x, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय हो गया 1/10 सेकेंड, ठीक है, और ये देखिए 20x हो गया बराबर चाल 344 मीटर पर सेकेंड, अभी तुरंत बताया मैंने। तो x बराबर क्या हो गया? 344 बटे क्या कर लेते हैं? 20 कर लेते हैं, भागा देंगे तो 17.2 मीटर लगेगा। जनरली कहा जाता है कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से, ध्वनि और परावर्तक सतह के बीच की दूरी, दो परावर्तक सतहों के बीच की दूरी अगर कितनी हो, ठीक है, 17 मीटर या 16.6 मीटर, या अभी 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको 17.2 मीटर हो, तो दो ध्वनि आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी गुण को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के मुख्य रूप से 3-4 उपयोग होते हैं, देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले समुद्र की गहराई ज्ञात करने में एक हो गया, दूसरा आपका समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने में एक हो गया, दूसरा है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में। देखिएगा कि डॉक्टर जो है, ठीक है, स्टेथोस्कोप द्वारा आपका धड़कन सुनता है, वो भी आपका
जो कार्य करता है वो प्रतिध्वनि पर कार्य करता है। फिर दो पहाड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करने में, तो ये सब प्रतिध्वनि के गुण होते हैं। प्रतिध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.99 इंटू 10⁻30 kg होता है, याद रखिएगा 10⁻24 kg होता है। ये देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, ये देखिए आपको मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 5.99, पहले सबसे पहले देखिए मास जो है 5.99 इंटू 10⁻24 kg होता है, एक चीज। दूसरा चीज क्या कि ये जो आपका पृथ्वी है यह तीसरे भूसुपरी तीसरे नंबर का ग्रह है, याद रखना है। क्रम सूर्य से अगर क्रम देखें, यह तीसरे नंबर का ग्रह है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, याद रखिए पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है, और ये घनत्व जो है आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सर्वाधिक घनत्व वाला जो पिंड होता है या ग्रह होता है वो कौन है? तो पृथ्वी है। और याद रखना ये भी कि पृथ्वी जो है वह मंगल और शुक्र के बीच में आपको स्थित होता है। तो ये सब प्रश्न आपको जनरली पूछे जाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? तो आपको A है तो निकालना है। देखिए सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाल लीजिए, R बराबर रो L अपॉन A होता है। ये बड़ा L लिख लेते हैं, L अपॉन A। यहां देखिए R प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, और ये जो रो है उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। कौन सा प्रतिरोध कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। और यह दो ही कारक पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। पहला जो है यह निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा जो है यह निर्भर करता है आपको तापमान पर। ध्यान में रखना, जबकि प्रतिरोध जो है लंबाई पर भी निर्भर करता है, आपको क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध आपको चार कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर, तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, जबकि यह केवल और केवल दो ही कारक पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या है? पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा कारक है आपको ध्यान में रखना है तापमान। चलिए तो ये पहला नंबर इसको मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, R1 नया जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? रो तो रो कभी बदलेगा नहीं। अब ये L/2 हो गया और एरिया जो है वह 2A हो गया। तो मित्रों रो L/A गुना 1/4, और इसी को हम R बोलते हैं। तो R अपॉन क्या हो गया? 4 हो गया। तो प्रतिरोध जो है पहले के प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। पहले के प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए इसको। चलिए तो याद रखना है कि प्रतिरोध पहले के प्रतिरोध का 1/4 हो जाता है। 78 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। अब कह रहा है कि एक प्रतिरोधक है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका प्रतिरोध है 12 ओम। कितना ओम है? तो 12 ओम है मित्रों। ये देखिए एक प्रतिरोधक है कितना ओम का? तो 12 ओम का है। और क्या कह रहा है कि के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। और कह रहा है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड में क्या निकालना है? कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर हो गया Q/T। तो Q निकालना है, Q बराबर क्या होगा? I × T। तो I का मान कितना है? 1 गुना 60 कर लीजिए, बराबर 60 कूलम्ब होता है। कितना कूलम्ब होगा? 60 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आवेश को ज्ञात करने के लिए, ठीक, आवेश के परिमाण को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। जबकि ठीक है आपका परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। जबकि परिपथ में प्रवाहित धारा का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है 79 नंबर प्रश्न? एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न आसान है,
कोई खास नहीं है प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है। तो देखिए, तो प्रारंभिक अवस्था में वेग का मान क्या हुआ, 0 हो गया। तो आपको पता है कि ऊंचाई h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो ये का वैल्यू 0 गुना टी कर लीजिए प्लस हाफ गुना जी का वैल्यू कितना है 10, जी का वैल्यू कितना है 10 कर लेते हैं, ठीक है। और गुना क्या कर लीजिए कितना सेकेंड में, तो 0.8 सेकेंड में गिर जाता है। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए भाई, तो 5 गुना 0.64 तो गुना कर लेते हैं 3.2 मीटर। कितना ऊंचा था, 3.2 मीटर ऊंचाई पर स्थित था। तो ये ध्यान में रखिए। यहां पर 2-3 बातें ध्यान में रखना है कि ये जो आपको h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, यह आपका जो समीकरण है गति का समीकरण है। और यह किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, तो यह स्थान और समय के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में संबंध बताता है, तो स्थान और समय। देखिए, गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस at जो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो, ठीक है, आपको स्थान और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s जो वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है। तो गति के कितने समीकरण, 3 समीकरण होते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। चलिए, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, 10 ओम के प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए या आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो आसान प्रश्न है, देखिए करके देखते हैं हम लोग। आपको ये देखिए, ये प्रतिरोधक है आपका, ये प्रतिरोधक है। कितना का प्रतिरोधक है, देखिए कितना है, तो ये है 10 ओम। कितना ओम है भाई, 10 ओम है। कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय में बोल रहा है, तो t बराबर, ठीक है, बोल रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड होता है। तो देखिए भाई क्या करेंगे, तो Q बराबर होता है I इंटू टी, विद्युत धारा गुना समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो विद्युत धारा हो गया कितना, तो विद्युत धारा होगा 0.5 गुना समय कितना 60, तो 3, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, 10 नीचे कीजिए, ये देखिए कट गया, 6 पंचे 30 कूलम। तो कितना आवेश होगा, 30 कूलम आवेश होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिए मित्रों। ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और बुक्स में जो भी क्वेश्चंस है उसको फॉलो कीजिए, बनाइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो निश्चित रूप से मुझसे कहिए, कमेंट के जरिए बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करूँ। ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।